दिस वीडियो इज नॉट पावर्ड बाय बिलिबिली कॉमिक्स, क्योंकि आप लोग जाके उनके लिंक पे क्लिक ही नहीं कर रहे हो। स्लाइस ऑफ लाइफ मानुआ के नीचे हेंटाई पढ़ लो कमेंट कर रहे हो यार। प्लीज गाइज उनके लिंक पे जाओ, एक दो चैप्टर पढ़ के ट्राई करो। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे शेयर भी नहीं किया होता। वो हमें अराउंड $8 देते हैं पर पोस्ट, जिसकी वजह से इस चैनल के सभी मेंबर्स के इंटरनेट का खर्चा निकलता है। वैसे भी यूट्यूब हमें कुछ खास पे नहीं करता, एट वेरी लीस्ट हमारे इंटरनेट का खर्चा इस तरह से निकल जाता है। तो भाई थोड़ा हेल्प कर दो हम लोग की। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1048, जिसका नाम है 20 इयर्स। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज की। तो काफी टाइम के बाद हमें जर्मा 66 का कवर पेज देखने को मिला है, और इस वाले कवर पेज में हम रूल और क्रैकर को देख सकते हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि अब इस बार योनजी और रीजू अपने भाई को बचाने आ रहे हैं। अब बात करें चैप्टर के टाइटल की, तो चैप्टर का टाइटल है 20 इयर्स, क्योंकि चैप्टर का सेकंड हाफ टोटली डेडिकेटेड है वॉनो की सैड हिस्ट्री को लेके, जो कि वहाँ के लोगों ने 20 सालों से झेला है। वैसे बात करें ओवरऑल मांगा की, तो ये वाला चैप्टर काफी सही था। मैंने इस चैप्टर के स्पॉयलर्स पहले ही पढ़ लिए थे, तो मुझे लगा कि इस चैप्टर में इतना मजा नहीं आएगा, बट आई वाज रॉन्ग। जिस तरह से ओडा सेंसेई पैनल्स में स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट इज अनमैच्ड। वो पढ़ के ही मजा आ जाता है। खैर, इस चैप्टर का सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था बजरंग गन। गाइस, इतना अच्छा लगा इस मूव को देख के कि मैं क्या बताऊं। आई वाज नॉट बिलीविंग कि ओडा सेंसेई सच में ऐसा कुछ करेंगे। इवन वन पीस में भी ऐसा कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था जब मैंने सीरीज को चालू किया था। बजरंग गन वाले मूव की बात करें तो इट इज डेडिकेटेड टू हनुमान जी, लेकिन लोग इसको सन वुकोंग से भी रिलेट कर रहे हैं। क्यों सन वुकोंग से क्यों रिलेट करना है इन्हें? उनके हिसाब से सन वुकोंग हनुमान जी से ज्यादा रेलिवेंट है कि उन्हें हनुमान जी को रेलिवेंट बताने के लिए सन वुकोंग से रिलेट करना पड़ रहा है। इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, सन वुकोंग को रेलिवेंट बताने के लिए उससे हनुमान जी से रिलेट करना चाहिए। ये साले चाइना वाले कभी अकेला नहीं छोड़ते। खैर, आप लूफी के आईब्रोज को नोटिस करोगे तो वो भी सन वुकोंग जैसे लगने लगे। लूफी का जो फिस्ट है वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्रेस हो रहा है, जस्ट लाइक कॉन्ग गन इन गियर 4th। मैं सोच रहा हूँ अगर ये फिस्ट काइडो को लगा तो उसका क्या होगा, उसका छोड़ो ओनिगाशिमा का क्या होगा अगर उसको मोमो ने रास्ते से नहीं हटाया। मुझे वानो के बैक स्टोरी में भी मजा आया, ऑल वही पुरानी चीजें हैं जिसमें एक दो नई चीजें डाल के फिर से इस मांगा में भर दिया गया। शायद ओडा सेंसेई ये फाइनल बाउट थोड़ा खींचना चाहते हैं। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं चैप्टर को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसे जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में खोल लो, ताकि आपको ये वाला वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। तो ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे लूफी एक बहुत बड़ा सा पंच ओनिगाशिमा की तरफ लेके आ रहा था। उसने मोमोनोसुके से रिक्वेस्ट किया था कि मोमोनोसुके प्लीज ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाओ, क्योंकि मुझे आज काइडो की गांड फाड़नी है। फिर यहाँ पे भी हमें वही सेम डायलॉग्स दोबारा सुनने को मिलते हैं, जहाँ पे लूफी चिल्ला रहा है मोमोनोसुके से कि ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाओ। लेकिन एज यूजुअल मोमोनोसुके आज तक कभी कोई बात एक बार में तो माना नहीं। वो तो उसने बोला कि लूफी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसको अपने पापा का फ्लैशबैक यहाँ पे याद आता है, जहाँ पे ओडेन ने उससे बोला था कि मोमोनोसुके, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम वापस से कोजुकी क्लैन को रिवाइव कर पाओगे। नाउ ये चीज याद आने के बाद मोमोनोसुके बिल्कुल फायर अप हो जाता है, उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मानो संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लियो बहनचोद। नहीं, मैं कुछ नहीं। तो वो फ्लेम क्लाउड्स बना के ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि काइडो और लूफी आपस में क्लैश करने वाले हैं, जहाँ पे काइडो लूफी को एकदम खुला चैलेंज दे रहा है कि लूफी, मैं तुम्हारा पंच बिल्कुल सामने से लूंगा। मूगीवारा, तुमने ये चीज सुनी है या नहीं? वानो के हीरो को मैंने तेल में फ्राई करके मारा था 20 साल पहले। इसके बाद नेक्स्ट बड़े से पैनल में हम देखते हैं फ्लेमिंग ड्रम ड्रैगन, काइडो का फ्लेम ड्रैगन फॉर्म, जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी जल रही है। यहाँ पे काइडो लूफी से बोलता है कि ओडेन के मरने के बाद ये पूरी कंट्री एक लॉलेस लैंड है, यहाँ पे कोई कानून नहीं चलता, सिर्फ मैं चलता हूँ। और वानो के लोगों ने खुद को बचाने के लिए तुम जैसे लोगों का इंतजार किया। इसके बाद आपको याद है कि पिछले चैप्टर में लूफी ने काइडो को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था और बड़ा वाला हाथ उसके आसमान से बाहर आ रहा था। तो जिस हाथ से लूफी ने काइडो को पकड़ा था वो हाथ लूफी का जलने लगा और जल के बिल्कुल काला हो गया है। यहाँ पे काइडो लूफी से बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, तुम्हारा पंच मैं सामने से लूंगा लूफी, क्योंकि वैसे भी तेरा यह बड़ा सा हाथ नीचे जमीन तक नहीं आने वाला, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ लूफी, मैं तुम्हारे इस बड़े से हाथ को वेपराइज कर दूंगा। और उसके बाद एक और हम साइड में छोटे से पैनल पे देखते हैं कि काइडो की थोड़ी सी बॉडी ओनिगाशिमा के सींग से टच हुई है और वो सींग पिघल गया। मतलब आपको याद है एनमा जैसे स्वॉर्ड लग गया था तब जाके दूसरा वाला सींग कटा था, और काइडो ने तो इसको बस टच करके पिघला दिया। लेकिन भाई लूफी भी फायर्ड अप है, उसने भी छत पे आने से पहले संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी है। वो काइडो से बोलता है बकचोदी नहीं पेलो, मेरा हाथ तो तब खत्म होगा जब तुम मुझे टच कर पाओगे। इसके बाद लूफी को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसको ह्योगुरो ने रयू सिखाई थी। यहाँ पे ह्योगुरो उससे बोलता है कि जिस चीज को पूरी दुनिया हाकी बोला है उसको हमारे वहाँ रयू बोला जावा है। लूफी बोलता है कि बुढ़ऊ ने मुझे सिखाया है कि बिना छुए कैसे पेला जाता है।
भाई मोटू मारना सिखाया गया। काइडो तुझे इतना अंदर मारूंगा ना कि तू जमीन फाड़ के सीधे जहन्नुम में गिरेगा। इसके बाद हमें सच में जमीन फाड़ने वाला मूव दिखता है। गोमू गोमू नो बाजारंग गान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बजरंग ऐसे हिंदू भाई पैनल देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही मार रहा हूँ। और इसके बदले में काइडो लेके आता ब्लेजिंग बागुआ। इसके बाद इन दोनों के बीच में इतना बड़ा हाकी का क्लैश होता है, इतना बड़ा कि एक हाथ से लूफी को भी अपना फेस कवर करना पड़ जाता है। और साइड में एक छोटे से पैनल में हम देखते हैं कि लूफी का हाथ ऑलमोस्ट काइडो के दांतों तक पहुंच गया है। रुको भाई, आगे जाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत कुछ हो गया इतने पैनल्स में। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 5 गजब के पॉइंट्स हैं जिसको आपको सुन के मजा आ जाएगा। और इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको सच में लगेगा कि आप RS प्ले सुपर की वीडियोस देख रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइडो के फ्लेम ड्रैगन फॉर्म के फोरशैडोइंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे फ्लेम ड्रैगन वाली चीज पहली बार देखी है मांगा में और इससे पहले नहीं देखी है, तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि यहाँ पे ओडा सेंसे ने पहले ही फोरशैडो कर दिया था चैप्टर नंबर 1035 में। तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर नंबर 1035 का लास्ट पैनल देखो तो यहाँ पर किंग ने इसी सेम फॉर्म का मूव जोरो की तरफ लॉन्च किया था। एक फ्लेमिंग ड्रैगन उसने जोरो की तरफ छोड़ा था जिसको जोरो ने काट दिया था। और ये फ्लेम ड्रैगन बिल्कुल ही काइडो जैसा दिखता था। यहाँ से एक चीज ये भी सामने निकल के आती है कि किंग ने एक्चुअली में काइडो का अवेकेंड फॉर्म देखा है। अगर उसने नहीं देखा होता तो वो ऐसा मूव कैसे बनाता। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा ओपोनेंट था जिससे काइडो फाइट कर रहा था कि उसको अपनी अवेकनिंग यूज करनी पड़ गई। जहाँ तक हमें पता है काइडो से ऊपर सिर्फ व्हाइट बियर्ड आते थे। और आपको याद है कैसे जोरो ने ओनिगाशिमा की एक सींग अपने एनिमा से काट दी थी। और यहाँ पे काइडो ने अपने बॉडी से ओनिगाशिमा का दूसरा सींग उड़ा दिया। जहाँ पे जोरो ने एक सींग को काटा था, उसके बाद हमें बाद में देखने को मिला कि जोरो ने किंग को डिफीट कर दिया। तो यहाँ पे अगर काइडो ने एक सींग को डिस्ट्रॉय किया तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि काइडो को डिफीट होने का रीजन वो खुद बन जाए। ये भी एक काइंड ऑफ फोरशैडोइंग हो सकती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट जो चीज हम बात करने वाले हैं वो है ये शब्द, द बॉटम ऑफ द हेल। अगर आपको लगता है कि बॉटम ऑफ द हेल भी आप पहली बार सुन रहे हो तो आप बहुत ही गलत हो। आपको याद हो जब एनिमा को इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी उसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि अर्थ को काट के बॉटम ऑफ द हेल दिखा देती है। एंड फिर यही सेम वर्डिंग हमें लूफी के साथ भी सुनने को मिला। सोचने वाली बात यह कि हेल में हर जगह हेल ब्लेज यानी कि बहुत ही इंटेंस फायर होती है। और अभी जो भी मूव्स लूफी काइडो एक दूसरे को पेल रहे हैं उन सब में फायर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। फायर फेस्टिवल भी चल रहा है, ओरोची भी जल के मर रहा है। आखिर ओडा इतने फायर में क्या पका रहे हैं? लैंड ऑफ फायर में तो नहीं पहुंच गए हम भाई? यूनिवर्स तो नहीं चेंज हो गया, नारुतो स्टार्ट हो गया हो? सच में अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी सी चीज आती है तो प्लीज को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तीसरी चीज, मोमो और ओनिगाशिमा का रेफरेंस फ्रॉम द विशेस ऑफ फायर फेस्टिवल। आपने देखा होगा कैसे फायर फेस्टिवल पे लैंटर्न्स उड़ रहे हैं और उसमें भी वही लिखा है फ्री एस फ्रॉम दिस हेल। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो हेल वाला लैंटर्न है जो उड़ रहा है उसके ऊपर बहुत ही सेंटर में फोकस किया गया है। और अगर आप नींद से उठ के इसको देखोगे ना तो लगेगा कि ओनिगाशिमा उड़ रहा है। तो यहाँ पे जब लिखा है फ्री एस फ्रॉम दिस हेल और ये ओनिगाशिमा की तरह से उड़ते हुए आसमान में जा रहा है, आसमान में ही मोमो उड़ रहा है जस्ट अबव दी वानो। तो यहाँ पे इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वानो के लोग अपने शोगुन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज ओनिगाशिमा नाम के हेल को यहाँ से उड़ा के ले जाओ और हमें बचा लो। वैसे वानो के लोगों के अकॉर्डिंग वानो भी एक तरह से लिविंग हेल है। और जैसा कि लूफी ने बोला कि मैं तुम्हें मार के हेल में गिराऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है कि लूफी का जो फाइनल पंच है अगर ओनिगाशिमा रास्ते से हट जाता है, काइडो पंच खा के सीधे जमीन पे गिरे, वो भी वानो मेनलैंड में? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड ऑब्वियसली ये मांगा में दिख रहा है। चलो चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज रियू। अभी जैसे ही एडवांस कॉन्करर हाकी आ गई थी, रियू एकदम पिक्चर से गायब हो गया था। हम सभी लोग रियू को लेके बहुत ही एक्साइटेड थे कि लूफी एक न्यू टाइप ऑफ हाकी सीख रहा है। मतलब रियू एक न्यू टाइप ऑफ हाकी नहीं है, वानो में हाकी को रियू बोला जाता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वानो में बुशुशुकु हाकी का एक और वेरिएंट यूज किया जाता है जहाँ पे आप बिना टच किए अटैक कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे रियू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे एडवांस बुशुशुकु या फिर जिसको मैं रियू बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई एडवांस कॉन्करर्स क्यों नहीं, जब उसमें ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स है, रियू को क्यों यूज करना है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एडवांस हाओशुकु एक ऑफेंसिव बैटल के लिए सही है जहाँ इम्पैक्ट का इम्पैक्ट मिलता है। मतलब ऐसे सोचो कि दो मैग्नेट्स ऑफ सेम पोल एक दूसरे के सामने रखे हैं। अभी काइडो को ये पता है कि लूफी अगर एडवांस्ड हाओशुकु यूज करेगा तो काइडो उसको अपने हाओशुकु से काउंटर करके उसे जला देगा। इसीलिए काइडो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्फिडेंटली कि ये पंच वो सामने से लेगा। बट अगर लूफी रियू यूज करे तो रियू इज लाइक इम्पैक्ट कर रिएक्ट, यानी कि ऐसे समझो कि आयन फीलिंग्स जो होती हैं वो मैग्नेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं। मतलब अगर लूफी को अपने इम्पैक्ट से काइडो की बॉडी को रिएक्ट करवाना है तो उसको अंदर से डैमेज करना पड़ेगा।
और इसीलिए वो रयू का यूज कर रहा है। वो काइडो को बाहर से डैमेज नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा अटैक कर ले वो। जहाँ एडवांस कॉन्करर साकी अभी तक उसको ऑफेंसिव बैटल में हेल्प कर रही थी, अब लूफी को समझ आ चुका कि ऑफेंसिव में काइडो का कुछ नहीं हो सकता है। यहीं से लूफी काइडो की एक और बात क्लियर कर देगा कि जहाँ काइडो ने उसको लास्ट चैप्टर में बोला था कि हाकी डिसाइड करती है कौन कितना स्ट्रांग है, तो यहीं पे लूफी उसको प्रूव कर देगा कि हाँ भाई काइडो हाकी हमें भी आवा है। अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, द फोरशैडोइंग ऑफ काइडो लूजिंग द बैटल। जी हाँ, हमें ये चीज फोरशैडो कर दी गई है कि काइडो ये बैटल हार जाएगा। तो इसके लिए आप जोरो वर्सेस किंग वाला बैटल देखो, जहाँ पे जोरो ने भी एक बर्निंग ड्रैगन फॉर्म को काटते हुए किंग को डिफीट किया था। उसी तरह इस चैप्टर में भी डेंजिरो ने बर्निंग ओरोची के जोवान फॉर्म को काट दिया। ऑल्सो हम बात करें कि आखिर लूफी का क्या होगा इसके बाद, तो लूफी इस समय करंटली सन गॉड के फॉर्म में है, और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो काइडो और ओरोची जल रहे हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सन की वजह से ये दोनों जल रहे हैं। एक काइंड ऑफ रेफरेंस बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लूफी का फॉर्म व्हाइट है, और जो एक्चुअल कलर ऑफ सनलाइट होता है वो भी व्हाइट होता है, जो कि इनडायरेक्टली रेसिप्रोकेशन ऑफ गियर 5 है। एज अ साइंस स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि सन अपनी एनर्जी फ्यूजन करके लाता है, एंड इन दिस केस लूफी को भी इसी तरह से पावर मिल रही है, लेकिन इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो सन की पावर है वो धीरे धीरे खत्म होती है। इसी तरह से अगर आप लूफी को भी इमेजिन करो, तो जैसे ये फाइट खत्म होगी लूफी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। नाउ सन एक स्टार है, और आपको पता है जब कोई स्टार मरता है तो उस ब्लास्ट को क्या कहते हैं? यस एग्जैक्टली, सुपरनोवा। और यहाँ पे हमारा लूफी एक सुपरनोवा है। ऑल्सो एक सुपरनोवा ब्लास्ट होने के बाद एक ब्लैक होल बनता है, और अगर आप हमारे वन पीस के सुपरनोवाज में ब्लैक बियर्ड को ऐड कर दो तो हमें क्या मिलता है? यस, द वर्स्ट जनरेशन। और वर्स्ट जनरेशन में ब्लैक बियर्ड एक ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक सुपरनोवा ब्लास्ट होने के बाद जो उससे शॉक वेव्स निकलते हैं वो नए स्टार्स के फॉर्मेशन को भी ट्रिगर करते हैं, यानी कि अगेन लूफी अपने गियर 5 के इमेजिनेशन की पावर्स का यूज करके अपने आप को दोबारा से हील कर सकता है। ऑलरेडी हमने लूफी की हेल्थ खराब होते हुए देखी थी अभी कुछ चैप्टर्स पहले, जब लूफी एकदम बुढ़ाऊ जैसा दिखने लगा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को रिकवर कर लेता है। इसीलिए गोरो से डेविल फ्रूट को छुपा के रखना चाहते थे, क्योंकि ये डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पावर देता है अपने यूजर को। लूफी अपने हार्ट को ड्रम ऑफ लिबरेशन से सिंक करके खुद को वापस से रिकवर कर सकता है। सो इसीलिए ये डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अच्छा बाय द वे गाइस, इन सारे पॉइंट्स को मैंने एंड एमआरजे ने मिलकर साथ में खोजा है, तो आप मेरा चैनल तो देख ही रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप एमआरजे का भी चैनल जरूर चेकआउट करो, उसने भी इक्वली हेल्प की है। प्लीज जाके एमआरजे का चैनल चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो बिलबिली वाले लिंक पे भी क्लिक कर देना। Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वापस कलडोम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे इस समय ओसोप किनेमोन और कीकू को बचा कर लेके जा रहा है, लेकिन गलती से वो दोनों नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। तो ओसोप वहाँ पे किनेमोन से बोलता है, किनेमोन प्लीज मरना नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। इसके बाद हम एक और सीन में देख सकते हैं कि सभी वानों के समुराई इस समय मुगीवारा को चीयर कर रहे हैं। वो सभी चाहते हैं कि लूफी काइडो को टेक डाउन कर ले। हमें कावामात्सु का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये नाइटमेयर तब तक नहीं खत्म होगा जब तक काइडो को इस धरती से भगा ना दे। उसके बाद एक फ्लैशबैक चालू होता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ओडेन के मरने के बाद वानो में क्या क्या हुआ था। तो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ओडेन फ्राई हो रहा था। वहाँ से अकाज़ा नाइन किसी तरह से बचकर भाग रहे थे, ये बोलते हुए कि एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो सभी भागे जा रहे थे, तभी अगले ही पल उन्हें एक बुलेट की आवाज सुनाई देती है, और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि काइडो ने ओडेन का कत्ल कर दिया। उसके बाद हम हरामी इंसान ओरोची को देखते हैं, जो कि काइडो से बताता है कि वो समुराई जो यहाँ से बचकर भागे हैं वो सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, जो कि है कुरी। वो वहाँ पे इसलिए गए हैं ताकि वो ओडेन के इकलौते बेटे मोनोसुके की जान बचा पाए। जैसे ही काइडो को पता चलता है कि ओडेन का एक बेटा है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं ओडेन के लौंडे से खुद ही डील करूंगा। काइडो मोमो के ऊपर अटैक करने जाता है, तो वानो के सभी लोग रास्ते में आ जाते हैं और काइडो से भीख मांगते हैं कि भाई थोड़ी दया दिखाओ, तुमने ओडेन को तो मार डाला है, एटलीस्ट उनके क्लैन को तो जिंदा छोड़ दो। लेकिन काइडो उनकी एक नहीं सुनता और अपना बैट चला के मारता है, जिससे वानो के सभी लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ये चीज देख के ओरोची बहुत खुश होता है और बोलता है किसी को मत छोड़ना, जो भी जवान लड़ा है सभी को खत्म करो। नेक्स्ट हमें ओडेन का कैसल दिखता है, जो कि जल के पूरा राख हो चुका है, और वहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओडेन की वाइफ का क्या हुआ। तो ओरोची के चमचे उससे बोलते हैं कि वो बाकुरा टाउन में खत्म हो गई, किसी और को कैसल से भागते हुए नहीं देखा गया। फाइनली कोजो की लाइन अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद ओरोची वानो के डेमियो से पूछता है कि तुम लोग की बारी आ गई है, अब बताओ क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो या फिर तुम अपनी जान खोना चाहते हो? क्या तुम हमारी हेल्प करोगे एक नया वानो बनाने में, या फिर तुम हमारे खिलाफ जाओगे? जिसपे वो समुराई रिप्लाई करते कि क्या चूतिया सवाल है, हम किसी ऐसे को शोगुन नहीं मानेंगे जो कि कोजुकी ना हो। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ओडेन को एवेंज करें। उसके बाद सभी एवेंजर्स असेंबल करके काइडो के ऊपर अटैक करने जाते हैं, बट आप जानते हो काइडो कितना पावरफुल है, एक बोरो ब्रेथ और सभी के सभी डेमियो वहीं पे खत्म।
यहाँ पे ओरोची इस टाइम पे बहुत खुश था। वो बोल रहा था कि तुम सभी को समुराई बोलना भी एक इंसल्ट है। सभी डेमियोस बोलते हैं कि अगर उस चूतिए के साथ काइडो नहीं होता तब तक हम उसे कभी खत्म कर देते। वैसे यहाँ डेमियो की बात हो रही है तो इन चारों को तो आप जानते होंगे। तो खैर इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जोरो की तरह दिखने वाला डेमियो ऑफ रिंग शिमोत्सुकी उशिमारू है, जिसे क्लेम किया जाता था कि वो जोरो का बाप है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओडा ने SBS में क्लियर कर दिया था कि उशिमारू का कोई रिलेशन नहीं है जोरो के साथ। उसके बाद ये मोटा वाला डेमियो ऑफ किबी फुगुत्सु ओमिसुबी और ये वाला डेमियो ऑफ उडोन उजुकी टेम्प्यूरा। इसके अलावा दो और कैपिटल्स है वानो में, जो कि है कुरी और हकुमाई। तो हकुमाई का डेमियो था शिमोत्सुकी यासुए और कुरी के डेमियो को तो आप जानते ही है कोजुकी ओडेन। लेकिन भाई इस वाले में ये पांचवा बंदा कौन है? देखो ये बात तो ऑलरेडी ओडा ने SBS में बता दी है कि जोरो शिमोत्सुकी उशिमारू के फैमिली से बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पे ये पांचवा बंदा ना तो इसका नाम पता है ना ही इसका चेहरा, यानी कि वानो के सभी सीक्रेट्स अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। जोरो का बाप वानो से बिलोंग करता है या नहीं, इस चीज के बारे में अभी हमें नहीं पता, और ये डेमियो पॉसिबली जोरो के फैमिली से हो सकता है। ओडा ने ये भी बोला था कि किसी एक आदमी का नाम बहुत ही क्लेवरली छुपाया गया है। जब उशिमारू के बारे में मांगा में रिवील हुआ था, जो कि जोरो के जैसा दिखता है, लोग ये क्लेम कर रहे थे, तब अगले वाले SBS में ओडा ने रिवील किया था कि जितने क्लेवरली एक सर्टेन कैरेक्टर का नाम छुपाया गया है, ओडा उसको इतने आसानी से रिवील नहीं करेंगे। ओडा ने यह भी बोला था कि क्या उन्हें उशिमारू का ब्लड लाइन ड्रॉ करना चाहिए या फिर अभी भी उसे छुपा के रखना चाहिए। उसके बाद उस SBS में उनका लास्ट लाइन यही था कि सच में उशिमारू और जोरो एक जैसे दिखते हैं ना। ऑल्दो ओडा ने बोला कि उशिमारू उनका बाप नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि उशिमारू उसके फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि अगर हम ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करें कि उशिमारू और जोरो के बाप एक ही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और फीमेल के साथ जोरो के पापा ने बहुत ही ओल्ड एज में बच्चा पैदा करने का सोचा होगा। मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ओडा ने जितने अच्छे से वो लाइन लिखी है ना SBS में, उसको इग्नोर करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद काइडो ऑर्डर देता है कि जितने भी काम करने लायक लोग हैं पूरे वानो में, उन्हें पकड़ो और फैक्ट्री में लेके आओ। अब से वानो कंट्री हमारे लिए वेपन्स फैक्ट्री की तरह से काम करेगी। उसके बाद पूरे के पूरे बीस्ट पायरेट्स पूरे वानो में घूम के जितने भी लोग काम करने लायक थे, जितने भी लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, हट्टे कट्टे थे, सबको पकड़ के वेपन फैक्ट्री में लेके आना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब फैक्ट्री चालू होती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो वानो का पानी भी खराब हो जाता है और किसी के पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं रहता है। पानी और हवा दोनों खराब हो जाती है, इसीलिए वानो में कुछ भी उगता नहीं है। वानो एक ऐसी कंट्री जो कि इतनी हरी भरी थी, खत्म होने लगती है। यहाँ उडोन के वेपन फैक्ट्री में बैठे हुए पायरेट्स बोलते हैं कि अगर तुम सांस ले सकते हो तो तुम काम कर सकते हो, अपने हाथ चलाते रहो, ये मत सोचना कि कोई जादू हो जाएगा और कोई तुम्हें बचा लेगा। वानो के बॉर्डर्स हमेशा ही बंद रहेंगे। वानो के लोगों के पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद जिंदा थी। वो बोलते हैं कि हमें बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत ही लंबा विंटर होने वाला है और हमें लेडी टोकी की बातों पे विश्वास रखना होगा। इसके बाद हमें स्माइल डेविल फ्रूट की चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे हमें ओरोची फिर से दिखता है। सच बता रहा हूँ, अच्छा वो ओरोची असली दुनिया में नहीं है, वरना मैं ही उसे मार डालता। इतना हरामी आदमी कैसे एग्जिस्ट कर सकता है भाई। वो बोलता है कि ये देखो कितने चूतिया लोग हैं, इन लोग को खाना नहीं मिल रहा था तो ये लोग डिफेक्टिव स्माइल फ्रूट्स खा गए, अब ये हमेशा ही हंसते रहेंगे। वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा ही होने दो, इब्यूजू टाउन के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, उनके करीबी लोग मरते रहेंगे, उन्हें कितना भी दुख हो या गुस्सा आए, वो हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या तो मादर चोद आदमी था ना भाई। जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोद, ला 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 ला। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट के टाइम में आते हैं, जहाँ पे हम जलते हुए ओरोची को देखते हैं कि वो अपने जोआन फॉर्म में आ चुका है और वो कोमुरासाकी को गाली दे रहा है और बोल रहा है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें कुरोजोमी क्लैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, अब तुम मेरे साथ हेल तक चलोगी, वहाँ पे हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। नॉट सो फास्ट, हमारा चैट D0 वहाँ पे एंट्री लेता है और ओरोची का सर एक ही बार में धड़ से अलग कर देता है। और पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि सच में ओरोची मर गया है। आई होप इस बार सच में मर गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट इसी के बाद हमें छोटे छोटे पैनल्स में दिखता है कि लोग एक्चुअली में विश कर रहे हैं कि ओरोची गायब हो जाए फायर फेस्टिवल में। तो ऑब्वियसली अगर ओरोची का सर कटा है और उसके बाद हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो शायद ओरोची अब इस बार फाइनली खत्म हो गया है। प्लीज यार दोबारा जिंदा मत होना भाई, प्लीज। खैर वो मरा हो या ना हो,
उसकी बॉडी तो जलकर राख हो ही जाएगी। इसके बाद हमें एक और पैनल में वो फायर फेस्टिवल वाला लैंप दिखता है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो देखने में थोड़ा थोड़ा ओनिगाशिमा जैसा लग रहा है और उस पे लिखा फ्री अस फ्रॉम दिस हेल। और जस्ट उसके बाद हमें वापस से लूफी वर्सेस काइडो का एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे इस बार अभी तक उन दोनों के बीच में क्लैश नहीं हुआ। अभी भी ओनिगाशिमा रास्ते से नहीं हटा है और लूफी का हाथ अभी भी हवा में से नीचे ही आ रहा है। लेकिन जहाँ पे पिछली बार लूफी का हाथ काइडो की दांतों तक पहुंच गया था, इस बार तो देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि ये सीन कुछ समय पहले का है, या फिर शायद ऐसा हुआ कि काइडो ने नोटिस कर लिया कि लूफी किस टाइप की हाकी यूज करने वाला है, तो इसीलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। और लास्ट लाइन द प्रेजेंट हियर्स द क्राइज ऑफ द पास्ट के साथ चैप्टर नंबर 1048 खत्म। खैर मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। तो सबसे पहले हम रेटिंग्स की बात करते हैं। तो पैनल वाइज मैं इस चैप्टर को देना चाहूंगा सॉलिड 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे पैनल्स हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे हमें लूफी का बड़ा सा बजरंग गन देखने को मिला। ऑब्वियसली बजरंग गन एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतनी हाई रेटिंग मैं इसको दे रहा हूँ। काइडो का फ्लेम ड्रैगन फॉर्म भी काफी सही लग रहा था। ऑल्सो ओरोजी का पैनल और फाइनल काइडो वर्सेस लूफी वाला पैनल भी मुझे काफी सही लगा। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें कोई नई स्टोरी नहीं पता चली। हाँ, फ्लैशबैक वाला सीन काफी इमोशनल था, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इट अ 7। वरना पुरानी चीजें फिर से इस बार मांगा में भर दी गई हैं जस्ट टू मेक इट लेंदी, और शायद ओडा सेंसेई इस चीज को थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं। बात करें एक्शन वाइज, तो एक्शन वाइज मैं इसको अगेन देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। गजब की एक्शन हुई है भाई, मजा आ गया। जो मूव्स वगैरह देखने को मिले इसमें यार सच में बहुत सही लगा। एंड आई होप इस बार अपने चैट D0 ने फाइनली ओरोची को खत्म कर दिया हो। वैसे बात करें इस मांगा के एंडिंग की, तो पिछले 3 चैप्टर से लगातार हमें सेम ही टाइप के पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो कि हर बार मांगा एक ही तरह से खत्म होती है, जहाँ पे काइडो और लूफी बस एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। आखिर ओडा सेंसेई इससे क्या प्लान करना चाह रहे हैं। आई होप आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ क्लियरली पता चलेगा। आई वॉन्ट टू सी कि आखिर बजरंग गन का इम्पैक्ट क्या होता है। ऑब्वियसली मुझे जानना है, बिकॉज मैं एक हिंदू हूँ। एंड गाइस, इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 1048 20 ईयर्स। सो गाइस, ये थी मेरी रिव्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 1048 20 ईयर्स। आई होप आपको मेरी वाली रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। कमेंट कर मुझे ये बताओ कि आपको ये वाली मांगा रिव्यू कैसी लगी और आप बजरंग गन से क्या एक्सपेक्ट करते हो। शेयर कर इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं। जो नहीं है उनको भी दिखाओ भाई, दिखाओ वन पीस को और फेमस करो। और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस क्वालिटी वीडियोस को एंजॉय कर पाओ। एंड गाइस, अगर आप रिलेटेड इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।